Okay, let's continue where we left in the last lecture. Now, the next part is describe the movement of force as a measure of turning effect and give everyday example. तो यहाँ पे बेसिकली हमें मोमेंट्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। क्रॉस का साइन अगेन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारे पास। एंड मोमेंट आर्म का डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है कि आई हैव दिस पिवट, ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म एंड दिस फोर्स। मूवमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मूवमेंट एंड उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वर्क डन में, वो ये होता है कि वर्क डन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल होती है। एंड मूवमेंट में विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हम इसको कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स एंड मोमेंट आर्म जो है इट्स परपेंडिकुलर, बोथ हैव द सेम यूनिट्स, न्यूटन्स इनटू मीटर, न्यूटन्स इनटू मीटर, बट हैव अ डिफरेंस अलॉट इन इट। सेंट्रीपिटल फोर्स भी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स में नहीं आता, सॉरी, उसको उसमें हमने कंसिडर नहीं करना। डिफाइन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने डेफिनेशन अभी डिस्कस कर ली। पिवट, द पॉइंट अराउंड विच द बॉडी रोटेट्स। The distance between the force and pivot is moment arm, and always remember the distance is always going to be between force and pivot for that particular force. Okay? If I have another force acting here, this would be its moment arm. And also, if the two forces are acting in the same direction, their moments will be added. And if the two forces are acting in the opposite direction, their moments will be subtracted. Later on we're going to do प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो वहां पे ये पॉइंट दोबारा रिपीट होगा हम लोगों का, F2 D। ओके, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, विच मींस F1 D1, F1 D1 is equals to F2 D2. It doesn't matter which one is going to be a clockwise movement, anti-clockwise इस सेक्शन के अंदर। otherwise sometimes वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा identify which is a clockwise movement, which is an anti-clockwise movement. This only happens in equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम की टू स्टेट है कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो, इट्स फर्स्ट कंडीशन, एंड रिजल्टेंट मूवमेंट्स शुड बी जीरो, इट्स सेकंड कंडीशन। व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज मेट, कोई लीनियर मोशन नहीं होता, एंड जब सेकंड कंडीशन होती है तो कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बोथ ऑफ दीज कंडीशन शुड बी मेट। अच्छा, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी जीरो। अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है हमारे पास, ठीक है। वेजेस होरिजेंटल फॉर नो रिजल्टेंट मोमेंट एंड ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, यही वो वाला क्वेश्चन जो मैंने भी आपको डिस्कस किया। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट टू अदर सिचुएशन इंक्लूडिंग दोज विद मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। वही जो मैंने आपको बताया, ये मेरे पास प्लैंक आ गया, ये मेरे पास पिवट आ गया, एक फोर्स डायरेक्ट करिए, एक फोर्स डायरेक्ट करिए, यहाँ पे डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड मेरे पास कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना कि हम लोगों को वेट कैलकुलेट करना है या कॉन्टेक्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमें सम ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो सम ऑफ फोर्सेस होगा, टोटल सम ऑफ फोर्सेस होगा, वो हमारे पास जो है इक्वल टू होगा। अच्छा, समटाइम्स ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होती है कि पिवट बिल्कुल लास्ट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आपने बस देखना है कि द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हम उनको ऐड करके इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करिए तो माइनस का साइन डाल देंगे, लाइक दिस इफ वी हैव दिस वे। अब अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, F1 का पिवट से ये डिस्टेंस बन रहा है, नो अदर डिस्टेंस इज देयर, ये डिस्टेंस कंसिडर नहीं होगा, नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर। अगर उसने आपको दिया भी हुआ है तो कहीं आपको रीअरेंज करके देना होगा। F2, ये मेरे पास F2 हो गया, लेट्स, ये मेरे पास F3 हो गया, उसका पिवट से डिस्टेंस D3, एंड दिस इज माय F4, उसका पिवट से डिस्टेंस D। Since these two forces are acting in the opposite direction, how would I write the equation? F3 D3 minus F4 D4 is equals to, this pivot is considered as an equal sign, as these two forces are acting in the same direction, so F1 D1 plus F2 D2। ठीक है, तो हमें यही इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को।
फिर व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री बट एनी हाउ हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स वेयर होल ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग। रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए वो बिल्कुल सेंटर में होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। जो इरेगुलर शेप्ड होगा उसके लिए हम लोगों ने वो करना है कि हम एक रैंडम शेप ले लेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे होल्स ड्रिल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन हम उसको सस्पेंड करेंगे। एंड जब मैं इस होल से सस्पेंड करूंगा तो मेरे पास जहां भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होगा वो सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। लामिना इरेगुलर शेप शीट को कहेंगे। और ये मेरे पास प्लम लाइन होती है विच इज यूज to check the straightness of the object. When this plumb line stops rotating, it means object बिल्कुल straight position में। हम use भी इसलिए करते हैं ताकि we can make sure कि now the object is in a straight position. Describe qualitatively the effect of position of center of gravity on stability of an object. For stability of an object, two things are required: lower center of mass or gravity and wider base. If these two things exist, तो object मेरे पास क्या होगा? Stable position. Moving on to the next part, momentum is defined as the product of mass and velocity. Also, it is a property due to motion. It's a vector quantity. Impulse is a product of force and time, and impulse is also defined as the change of momentum. Also, हमने क्या पढ़ा था? A force that acts for a very short interval of time. Impulse का यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड बनेगा हमारे पास. So does the change of momentum. हमारे पास ये इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए से ड्राइव हुई थी. ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर यू होता है तो वो पुट किया हमने एम इंटू वी माइनस यू ओवर टी. तो ये बन गया एम वी माइनस एम यू विच इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ मोमेंटम. ये टी से जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ क्रॉस टी आ. तो अगर द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द इम्पल्स और उसने हमें एफ और टी की वैल्यू नहीं दी हुई बट वी डू हैव द मास एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, फॉर सेक वो कहता है मेरे इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. आई ओनली नीड टू मल्टीप्लाई एम इंटू वी टू गेट द इम्पल्स ऑफ दैट. समटाइम्स वो आपको एफ एंड टी की वैल्यू दे देता है और इम्पल्स कैलकुलेट करता है एंड सेकंड स्टेज में वो आपसे बोलता है कि डिस्कस द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दो इक्वेशंस है हमारे पास. अच्छा, ये एवरेज फोर्स का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर कहीं पे वो आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है एंड आपने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट किया हुआ है साथ में उसने टाइम दिया हुआ है, जस्ट डिवाइड दिस एंड यू विल गेट. अगर आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एम ए की ऑप्शन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी हैव टू formulas that I'm going to say it really slowly so that you can understand. Mass of first object and velocity of first object plus mass of second object and velocity of second object. This is before cooling in is equals to mass of first body and velocity of second body after cooling in. Sorry, velocity of first body, mass of second body and velocity of second body after cooling. ठीक है. ये डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. सॉल्व क्वेश्चन चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इनको पुट करके देख सकते हैं कैसे करना है. सेकंड इज के अगर बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कुलियन, उससे क्वेश्चन में मेंशन आउट किया हुआ है तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली बिकॉज व्हेन द टू बॉडीज stick together after collision they are going to have the same value of velocity. This is my m1 with the velocity of v1. This is my m2 with the velocity of v2. They are both going in the same direction. नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं बट इन केस अगर वो कहते हैं दे आर अप्रोचिंग ईच अदर तो आपने यहाँ पे नेगेटिव का साइन ऐड कर देना. ठीक है. या उन्होंने अपने डायरेक्शन चेंज किया तो जिससे डायरेक्शन चेंज होगी उसके साथ आपने नेगेटिव का साइन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और जब वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसके साथ कौन सा साइन ऐड होता है? नेगेटिव साइन ऐड होता है. ये कुछ चीजें हैं जो आपको देन एंड देयर अंडरस्टैंड करनी है कि वो क्वेश्चन में क्या बोला. जिस तरह नॉर्मली मैंने आपको रिकॉयल मोशन पढ़ाया था ना, रिकॉयल मोशन में मैंने आपसे कहा था एन ऑब्जेक्ट हिट अ बॉडी हार्ड बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ v, वो रिकॉयल करता है
तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, -v। तो हम जब चेंज कैलकुलेट करेंगे सो इट्स गोइंग टू बी -v, विच इज माई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इट्स गोइंग टू बी -2। मैं ये बहुत दफा आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। State that energy may be stored as kinetic, gravitational, chemical, and elastic, and nuclear, and electrostatic, and internal. Kinetic हमें पता है मोशन की वजह से होती है, जीपीई हमारे पास पोजीशन और ग्रेविटी की वजह से होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आती है, बैटरी आता है, एंड फूड आता है हमारे पास कि इट हैज अ स्टोर, और ये याद रखना है कि इट्स अ स्टोर। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट अ सिस्टम पोजेस। सॉरी द राइटिंग दिस। एंड इंटरनल को थर्मल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी, बिकॉज जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी इफेक्ट होगी, उससे पोटेंशियल एनर्जी भी इफेक्ट होगी। एंड सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल, those all of the energy that the system process, even if there is more types of energies present, उन सब की एनर्जी को क्या। फिर एनर्जी ट्रांसफर्स में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास, मैकेनिकल वर्क आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा। हाँ, एट द सेम टाइम एनर्जी कुड बी ट्रांसफर्ड बाय फोर्स, दैट इज वर्क की एग्जांपल वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी जो हमने पढ़ा था, थ्रू हीटिंग, एंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड एंड अदर वेव्स से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ कैन वी ट्रांसफर द एनर्जी, तो हम वर्क डन की एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डिस्कस, ये वाला आपको याद है ना कि हम लोगों ने वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ा हुआ है, ईएमएफ को। ये वो वाली एग्जांपल हमारे पास आ रही होती है यहाँ पे। ठीक है, हीटिंग से हमें पता है कि थर्मल एनर्जी जो हम देंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू भी होगी हमारे पास, साउंड के थ्रू भी होगी, और वो दीज आर द एग्जांपल थ्रू विच एनर्जी कुड बी ट्रांसफर। हमने दो वेज पढ़े थे ना, एनर्जी स्टोर होता है, एक एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर में हमारे पास लाइट आ जाती है, साउंड आ जाता है, दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें हम लोग एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं इनको। ये हम फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, mgh, और उसके हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओनली इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, अगर हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्सेस हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो हमेशा वेस्ट में होती है। सेंकी डायग्राम में बेसिकली हम यही शो करते हैं कि in how many forms my energies are converted। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो साथ साथ वो थर्मल में भी हो रही होगी, बस हमारी एनर्जी कंप्लीटली कभी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी नहीं होती। जहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन की बात है, हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड and could only be converted from one form to another। और ये जो इक्वेशन हमने की है ये इसी के लिए हो गया कि 1/2 mv² इज इक्वल्स टू एम से कैंसिल आउट होगा। अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं लिख दूंगा √2gh, और अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल्स टू h। ये इक्वेशंस आप यूटिलाइज करते भी हो न्यूमेरिकल्स में भी, सॉरी एमसीक्यूज में भी एंड थ्योरी में भी, बट वन कुड ओनली बी यूज अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर हमें रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो हमें एनर्जी कन्वेंशन को डिस्कस करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्ट में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, एंड अ पार्ट ऑफ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क डन इन गोइंग अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियली 100 जूल थी, उसमें से सिर्फ 30 जूल से पोटेंशियल एनर्जी में, तो बाकी कहाँ गई 70 जूल, वो वर्क डन में कन्वर्ट हुई। ठीक है, सो
ये इसकी बेसिस पे ही हम इसको डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर हमारे पास। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हाँ, ये हम लोगों का वर्क डन, हम लोगों ने कहा है कि मैंने फोर्स इज अप्लाइड एंड द डिस्टेंस इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वर्क इज डन। तो एफ इज इक्वल टू एफ डी होता है, इज इक्वल टू एम जी एच भी होता है, इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर भी होता है। बिकॉज जब भी वर्क डन होता है इट ब्रिंग्स अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ब्रिंग्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हम इंटरकन्वर्टेबली इन लोगों को कैलकुलेट एंड डिस्कस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर हमारे पास आता है कि describe how useful energy may be obtained from electrical power generated from chemical energy stored in the fossil fuels। तो हम इसके अंदर बायोफ्यूल्स, वाटर इंक्लूडिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, जियोथर्मल रिसोर्सेज में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूक्लियर में। अब उससे क्या डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल पावर में। सबसे पहले अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं, कोल पावर स्टेशंस जो होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, उस हीट से वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उस स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम से हम टर्बाइंस को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और जब टर्बाइंस रोटेट होते हैं तो मेरे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये केस सिनेरियो सब में ये रहेगा, बायोफ्यूल में भी हम बर्निंग करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ बायोफ्यूल आ जाएगा, हीट होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइंस को रोटेट करेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। हम जब वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स में हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव मोशन। हमारे हम लोगों ने उसमें ये नहीं डिस्कस करना कि वो चूंकि अपरेटस को एज इट इज डिस्कस नहीं हुआ हमारे उसके अंदर, तो हम लोग यही कहेंगे कि रिलेटिव मोशन ऑफ द वेव्स की वजह से हमारे पास जो है सोल्टर डक्स मेथड एक होता है जिसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास रोटेशन हो रही होती है, सॉरी रिलेटिव मोशन ऑफ द प्लेट्स होता है, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से हम लोग करते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेव्स में आपने बस नहीं आएगा इतना बेसिक कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हाँ, टाइड्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, टाइड्स रफली, टाइड्स किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून के ऊपर। उसमें बस ये होगा कि एक हाई टाइड आती है और एक लो टाइड आती है। जब हाई टाइड आएगा मैं डैम्स के अंदर वाटर को फिल करूंगा, और जब वाटर इन हो रहा होगा तो टरबाइंस क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर वाटर अंदर जा रहा होगा, टरबाइंस रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, जब लो टाइड आएगी, यही जो मैंने हाई टाइड पे वाटर को इन किया था उसी को एग्जिट करवाऊंगा, अगेन टरबाइंस रोटेट करेंगे, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द टरबाइंस आई एम गोइंग टू हैव एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जियोथर्मल रिसोर्सेज अर्थ की, ये टाइड्स, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर, दीज आर द थ्री सोर्सेज जो सन पे डिपेंड नहीं करते। ये एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। जियोथर्मल हमारे पास अर्थ की कोर से आ रहा होता है, हीट प्रोड्यूस बाय द कोर ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये रिसोर्सेज होते हैं वहां पे हम लोग वाटर इनलेट करते हैं, वाटर को इन करते हैं, दूसरे एंड पे हम लोगों ने ओपनिंग रखी होती है, वहां से हाई प्रेशर स्टीम बाहर आती है, फिर अगेन वही होता है कि टरबाइन रोटेट होता है, वो कहीं पे वाटर और नेचुरली वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, कहीं पे हम लोग उसको आर्टिफिशियली लेके जाते हैं और वहां पे टरबाइन अटैच करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिशन में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, और हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी से अगेन वाटर को हीट करेंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, टर्बाइंस रोटेट होंगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। सेम गोज फॉर फ्यूजन। फ्यूजन हमारे पास कहाँ पे होता है, सन में होता है, उसमें टू न्यूक्लियाइज कंबाइन टुगेदर टू गिव अ वन बिगर न्यूक्लियर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ येट। तो हम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर के दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन अर्थ पे होता है, फ्यूजन सन में होता है, जो आपने स्पेस फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा भी है। फिर सोलर सेल्स के बारे में बात आ जाएगी, फोटोवोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं, तो परेशान नहीं होना अगर ऐसी कोई टर्म यूज हो जाए आपके पास। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो जब सोलर एनर्जी उसके ऊपर फॉल करेगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, वो मूव करेगा अक्रॉस द बैटरी और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। फिर इंफ्रारेड एंड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू हीट वाटर, वो जो
आपकी बुक्स में डायग्राम्स बनी हुई है कि वाटर को पाइप्स को ब्लैक करना है, शाइनी सरफेस देनी है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे और वाटर को क्या कर सके, हीट कर सकें। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। विंड एनर्जी से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड के अंदर हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि विंड से टर्बाइंस रोटेट होंगे एंड हमारी बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस इनटू इट। वही इन्होंने बताया, बॉयलर एंड टर्बाइंस एंड जनरेटर, उनका लिंक कैसे आपने क्रिएट करना। रीन्यूएबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उनके डिटेल लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप लोग को आइडिया है कि किसका क्या एडवांटेज, किसका डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग डिस्कस करें कोल पावर स्टेशन का वर्सेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो कोल पावर स्टेशन का जो रिसोर्स है वो रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास अबंडेंस में ऑल्दो डिप्लीट हो रहे हैं, बट हमारे पास वो अवेलेबल हैं, हमें उसको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज उसका क्या है हमारे पास कि बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। एडवांटेज उसका और अगेन क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, स्मॉलर स्केल रिक्वायर्ड होता है। तो वेर एज अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जाएं तो वो वाटर साइकिल पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्रिएट होती है उसकी वजह से। तो ये वाले जो पॉइंट्स आप लोगों ने डिटेल में पढ़े थे ना एनर्जी रिसोर्स वाले चैप्टर्स में, ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो उसने यहाँ पे मेंशन किया कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, वंस यूज कैन नॉट बी यूज अगेन, नॉन रिन्यूएबल होता है। अब नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ जाएगा हमारे पास, और जो है रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास जियोथर्मल आ जाए, सॉरी जियोथर्मल कह रहा हूँ, लाइट आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगी, और सोलर एनर्जी आ जाएगी। ये रिन्यूएबल्स हैं, इनको कैसे डिस्कस करना है उनको उस हिसाब से देख लेना। और नो दैट एनर्जी इज रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन, ये हमने अभी डिस्कस किया है। नो दैट एनर्जी, हाउ एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये भी डिस्कस कर लिया है। अंडरस्टैंड क्वालिटेटिवली द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। ये पावर की टर्म्स में भी आ सकती है, एनर्जी की टर्म्स में भी आ सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, आउटपुट की वैल्यू स्मॉलर होगी, इनपुट की वैल्यू बिगर होगी। अगर कहीं पे रेट का वर्ड यूज हो रहा होता है तो रेट का मतलब पावर ही होता है, रेट ऑफ एनर्जी का मतलब पावर ही होता है, बिकॉज रेट का मीनिंग ये होता है कि समथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय द टाइम, ठीक है। पावर हमारे पास क्या होती है, पावर यहाँ पे तो कहीं पे सप्लीमेंट्री में नहीं शो की हुई, लेकिन पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता है, और एनर्जी ओवर टाइम की इक्वल होता है हमारे पास। और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया भी होता है, रो जी एच के भी इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, इसमें हाइट इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये रिलेशनशिप आना चाहिए हमारे पास। और बाकी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101325 पास्कल्स होता है, और 1.0 इंटरनेट पावर 5 पास्कल। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज इट, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही होती है हमारे पास, तो हम उसको डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कब उसको ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ऑन द स्टेटमेंट ऑन द इक्वेशन आप लोगों ने देखना है। अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर ने डेफिनेटली इंक्रीज होना है, जब हम टॉप पे जा रहे हैं प्रेशर में डिक्रीज होना है, तो वैल्यू लेस देन आएगी पास, ठीक है।